देश क्या मांगे हम ला के रहेंगे। फिर कुछ ऐसी साजिश रची जाएगी जिससे किसान आंदोलन खराब किया जाएगा। इसलिए किसान आंदोलन को बदनाम करने की जो साजिश है लगातार ये लोग बुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, कहीं से जानकारी हमें भी मिल जाती है और हम इसलिए ऐसी इस बार जो 26 जनवरी को जो हो चुका, हम नहीं चाहते फिर ऐसी कोई बदनामी झेलना पड़े, इसलिए इसको हमने रोक दिया था। तो क्या 11 दौर की वार्ता में किसान कृषि मंत्री को समझा नहीं पाया इस बात को? ना उन्हें तो पूरा समझा दिया, पर उनका मन ही काला है तो कोई क्या कर सकता है। काले मन से जब बात करेगा कोई तो कैसे हल निकलेगा। भाई ये बताइए, ये कानून काला ही तो है जो गैर संवैधानिक है। संवैधानिक तरीका इसका ये था कि ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता, विधानसभा में पारित होता, इसके बाद अध्यादेश लाकर वहां से कानून बनता जिसमें सीएम को पावर होती है, ना कि प्रधानमंत्री को इस कानून पे। ये कानून जिनके मन में जो भ्रम फैला रखा है एक मतलब मोदी जी के गोदी व्यक्ति ने, जी न्यूज वाले ने, जो लगातार ये भ्रम फैला रहा है, अगर ये कानून वापस हुआ तो सीएनआरसी वापस लेना पड़ेगी। हो सकता है इसके बाद 370 वापस लेना पड़ेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये कानून बनाने के पीछे मोदी की मंशा अंबानी अडानी के हाथ में देश की खेती देना है। इसलिए अन्यथा ये कानून राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता, ना कि केंद्र सरकार द्वारा। ये बनाया ही गैर संवैधानिक तरीके से है यार ये कानून। तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर इस कानून को रद्द कर देना चाहिए और ये कानून को राज्य सरकारों के हाथों में दे देना चाहिए। इसका सही तरीका ये है, इसलिए कानून रद्द होना चाहिए। इसलिए कानून काला है, वो काला इसलिए भी है कि ये कानून जमाखोरी बढ़ाने वाला कानून है, जो कालाबाजारी बढ़ा देगा। वो कालाबाजारी बनाने वाला कानून कालाबाजारी कानून होता है, काला कानून ही होता है। कारपोरेट की बात की आपने, अडानी अंबानी का कहना है कि हम अनाज किसान से नहीं एफसीआई से लेते हैं, हमें क्यों घसीटा जा रहा है इसमें? जो सरकारी मंडी है उसके समानांतर पैरेलल प्राइवेट मंडियां भी चलेंगी। जब प्राइवेट मंडियां चलेंगी तो ये बताइए सरकारी मंडियों का क्या हाल होगा। बीएसएनएल को देखा है आपने, आज बीएसएनएल ध्वस्त हो चुका प्राइवेट टेलीकॉम आने से। तो भाई सरकारी विभाग खत्म हो जाते हैं जब प्राइवेट विभाग वहां पर जगह लेते हैं, क्योंकि फिर उन्हें लाभ पहुंचाया जाता है। और जब उसके प्राइवेट मंडी में अनाज चला जाएगा तो जो पिछले 5 साल से आप लोग देख रहे हैं साइलो बन रहे हैं, ये अनाज उसमें जाएगा। और जो व्यक्ति आज नेट बंदी कर सकता है वो कल को अनाज बंदी भी कर सकता है देश के किसान के साथ। तो स्टेट का आंदोलन है, पूरे भारत का नहीं है। शायद उन्हें ये पता नहीं है, देश की आजादी में भी इसी स्टेट का हाथ बहुत बड़ा था। तो फिर ये कह दें कि ये आजादी उन्हें स्वीकार नहीं है, चले जाए अंग्रेजों के यहाँ, कर ले गुलामी वहीं जाकर। कि अपने अपने गांव से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर यहाँ पे आए, इसका क्या असर पड़ जाएगा? देखिए, किसान मिट्टी से जुड़ा होता है और वो मिट्टी की कीमत जानता है, तो वो ये मिट्टी की कीमत यहाँ भी बताना चाहता है। एक मुट्ठी मिट्टी में उसका पूरा जीवन बसता है। वो मिट्टी उसके लिए मातृभूमि होती है और भूमि माँ है। और माँ को यहाँ की माँ को यहाँ से और यहाँ से वहाँ से एक संबंध बनाना चाहता है दिल्ली से अपना। वो हिंसा नहीं चाहता। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो किसान पेट की आग बुझाना जानता है वो देश में आग नहीं लगा सकता। समझना होगा लोगों को। जो पुलिस ने कील लगाई थी उसे उखाड़ कर कल टिकट संघ में फूल की खेती की थी, आज उसके आगे बैरिकेडिंग कर दी गई, इसको किस तरह देखते हैं? उसमें भी पैरा लगा दिया सर। देखिए क्या है, ये जो विदेशी दबाव था, उस दबाव के चलते ये लोकतंत्र में से कील तंत्र को निकाला गया, क्योंकि मोदी के दिल में जितनी कीलें थी वो हम पे चुभाता जा रहा है। लेकिन अब वो साक्षात कीलें रोड पे भी देखने मिली। तब उनके ऊपर जब ट्वीट पे ट्वीट आए तो उन्हें लगा कि शायद मैं घिरने लगा हूं और उन्होंने वो कील हटा ली। और हमने भी बता दिया कि तुम हमें कितनी भी कील लगाओगे, लेकिन ये किसान है, ये फूल ही लगाएगा, वहां पे फूल ही लगाएगा आपके लिए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है वो अहिंसात्मक है, हाँ। और एक तरफ आप कभी चक्का जाम कर रहे हैं, कभी ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेड्स कर पूरे दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है, पूरी दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है। तो हम बताना चाहते हैं वहां पर चक्का जाम करके कि हमने दिल्ली की जनता को परेशान नहीं किया है। ये सरकार ने जबरदस्ती 3 लेनें खुली हुई है, इसके बाद भी यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग हमें आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं। तो मैं कह देना चाहता हूँ, भाई आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है? आपकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो देश के किसान की अनाज में बारूद ढूंढ रही है, उसको पुलवामा में आरडीएक्स नहीं दिखता। उसको एयर स्ट्राइक करते समय जो अर्नब गोस्वामी को चैट मिल गई पहले से, उसकी जो लीक हुई, क्या वो नहीं दिखती? तो आप बताइए, सबको समझ आ रहा है, सब आंखों से देख रहे हैं कि देश के अंदर किस कदर जमीन बिक चुके हैं। अब बात जमीन की है, तो जमीन तो हम नहीं बिकने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। किसानों को नोटिस क्यों जा रहा है? किसानों को नोटिस दबाव बनाने के लिए जा रहा है। मोदी जी जो अपनी गंदी हरकतें हैं ना, वो लगातार दिखा रहे हैं और वो दिखाते रहेंगे, लेकिन हम भी फूल बरसाते रहेंगे। देख लेंगे जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपको भी नोटिस किया? तमन्ना हमारे दिल में। हाँ, आपको भी नोटिस गया है? नोटिस आया है ना, 107, 16, 151 के नोटिस डाले हैं ना, डालने दो घर वाले। भाई नोटिस से क्या होता है? ये मेडल है, मेडल। जिस को नोटिस जा रहा है उसको एक मेडल मिल रहा है कि वो इस आंदोलन का सारथी है, इस आंदोलन का समर्थक है। मैं तो कहता हूं अगर इसमें कुर्बानी जाती है तो ये शहादत है, तो अच्छी बात है ना। मैं तो बार बार कहता हूं मोदी जी से कि भाई मोदी, तुम में इतनी मन की बात करने की इच्छा है, अपनी लुगाई से तो मन की बात कर नहीं पाए, जो बाबरे हो गए हमसे कर रहे हो। तो एक बार मुझसे डिबेट कर लो, गारंटी देता हूं, या तो मैं सर कटा दूंगा, नहीं तो तुम उंगली कटा देना। पहले ट्रैक्टर परेड, हाँ। फिर चक्का जाम, अब अगली तैयारी क्या है?
अगली तैयारी आप देख लेंगे, गुप्त चीजें होती हैं, एकदम थोड़ी सार्वजनिक करेंगे। ये लोग बताते हैं क्या किस तरीके से हमसे लाठी बरसाने वाले हैं। इन्होंने आपको बताया कैसे हम पे आंसू गैस के गोले दागने वाले थे, हम पे गोली चलाने वाले थे, तो हम आपको क्यों बताएं आगे की रणनीति। आप मोदी जी की पर्सनल लाइफ पे क्यों आ जाते हैं बार बार? किसकी? मोदी जी की। भाई मैं इसलिए आता हूँ पर्सनल लाइफ पे क्योंकि वो व्यक्ति अपनी माँ और अपनी बीवी पे राजनीति करता है। वो खुद जाता है कैमरों को लेकर और एक बार पैर छूता है माँ के और पूरे दुनिया को दिखाता है। अपनी बीवी की साड़ी संभाल नहीं पाता और पूरी दुनिया को दिखाता है मैं बीवी से मिलके आया। अपने भाइयों से मिलता है तो दिखाता है। तो हम तो उसके घर में नहीं जाते ना, वो खुद कैमरे लेके जाता है। सुनो, जब लालू यादव ने चारा घोटाला किया तो उनको पता है गोबर पात्रा कहता था चारा चोर चारा चोर चारा चोर। और जब इसने शौचालय घोटाला कर दिया तो अब हम इसको क्या कहेंगे? भाजपा ने जितना खर्चा रैलियों पर किया है वो सारा का सारा कर्जा लिया इनने वर्ल्ड बैंक से। मतलब अब थोड़ा सा क्या है, गंभीरता से इस बात को समझिएगा। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया था इन्होंने और वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लेके इन्होंने कॉर्पोरेट जगत के लोन माफ कर दिए और किसानों के नाम पर ये कॉर्पोरेट जगत का लोन ठोक दिया एनपीए के नाम पे, जिसमें बैंकों को मर्ज कर दिया गया। आज इन्होंने ऊपर क्या है ना कि ये कर्जा चुकाने की वर्ल्ड बैंक की दबिश बन रही है। मतलब वर्ल्ड बैंक इन पे दबाव बना रही है और वर्ल्ड बैंक सब जानते हैं किसके अंडर में होती है और वो चाहते हैं, उनको पता है कि अब मोदी किसी भी तरीके से कर्जा नहीं चुका पाएगा क्योंकि इसने देश के सारे सरकारी विभाग बेच दिए हैं। अब सिर्फ बचा है तो इनके पास खेती, तो ये जमीन को बेचकर वर्ल्ड बैंक का कर्जा चुकाना चाहते हैं। और ये चाहते हैं ये जो जमीनें हैं ना, ये IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फेडरेशन के हाथ में रहे, जिससे कि वो निगरानी करेगा और किसान, जैसे पता है आपको बता दूं, ओला उबर चलाने वाले जो गाड़ी होते हैं मालिक खुद होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है ये नौकर है ओला उबर के। तो ऐसे ही ये किसान को, मजदूर को उसी की खेती में गुलाम बना देगा। फिर वहां पर ये खेती करेगा, इसके अनाज को ये रिजेक्ट करेंगे प्राइवेट कंपनी वाले। जब सरकारी मंडियां ध्वस्त कर दी जाएंगी, बताइए अगर इनके गेहूं को रिजेक्ट कर दिया, अनाज को रिजेक्ट कर दिया तो लेके कहां जाएंगे? इनके पास कोई और तरीका नहीं बचेगा उस गेहूं को कम दाम में उसी को जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी को देने के अलावा। और जब ये दे देगा तो ये फिर और गरीब हो जाएगा। फिर वही कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोन देंगी और उस लोन के कर्जे में दबाती जाएंगी और कल को जमीनें सबकी खत्म हो जाएंगी। ये एक बड़ी चाल है। लेकिन जो बाइडेन का कहीं ना कहीं जो समर्थन करा उसने कानून और मोदी सरकार का, पैसा वापस लेना है वर्ल्ड बैंक को, यूएन को, यूनाइटेड नेशन को, यूएनओ को पैसा भी वापस चाहिए। इसमें सबकी दखल होती है और वो चाहते हैं जो 1906-7 में अंग्रेज जो अधूरा काम छोड़ गए थे ना, इस कृषि कानून को लेके आए थे, उस समय बड़ा आंदोलन चला था और उसके बाद ये दूसरा आंदोलन है। तो ये मोदी ने वो आंदोलन को सफल कर दिया जो 1906-7 में अंग्रेज अधूरा छोड़ गए थे हमारी खेती को गुलाम करने का। लेकिन ये किसान जाग गया है, किसान समझ चुका है। इस कहता था ना चाय बेचता हूँ, इसको इस बार चाय बिकवाएंगे और सुनो चाय भी बिकवाएंगे और अब किसान इसको दूध भी नहीं देंगे। के नाम पर राजनीति सबने की है पर किसानों को फायदा हकीकत में किसी ने नहीं दिया। किसानों की आय आज आजादी के बाद से मात्र 19% बढ़ी है, लेकिन खर्चे जाने कितने 1000% पार कर चुके। अभी पिछले मोदी शासन में ही क्या कहते हैं 500% महंगाई बढ़ गई। पेट्रोल के दाम देखिए कितनी तेजी से उछले हैं, जो 65 थे वो आज 100 पहुंच गए हैं। तो महंगाई 500% बढ़ी है, इतनी तो आमदनी भी नहीं बढ़ी। तो भाई जब पेट्रोल डीजल लगता है कि नहीं लगता है ट्रैक्टरों में, यूरिया पे रेट बढ़ा दिया, नाइट्रोजन रेट बढ़ा दिया, मतलब जलने वाले खाद बीज सब महंगे कर दिए। लेकिन जो लागत का 1.5 गुना जो किसान मांग रहा है, क्या गलत मांग रहा है, वो तो इनने नहीं किया। तो इसलिए महंगा करा ना ताकि आप ऑर्गेनिक की ओर जाए, ऑर्गेनिक खेती पे ध्यान दें। तो इतनी तो गाय नहीं है जितना ये गोबर हम लाएंगे कहाँ से? ये गोबर भक्त लाएंगे कहाँ से? हमारे लिए गोबर लेके आए ना, हम तो कह रहे हैं ना यूरिया के गोबर तो हम तो करेंगे ना गोबर से खेती। दो तो पहले इन पैसे तो बच जाए, ये तो पहले खा ले पूरा गोबर। आज दूध से ज्यादा रेट गौमूत्र का है, तो इसका मतलब अनाज से ज्यादा रेट तो गोबर का कर देंगे ये। तो ऐसा नहीं चलेगा देश में। नीति एक तरफ गोरक्षा अभियान चलाती है, देश का पैसा बर्बाद करती है, और दूसरी तरफ यही गौ कत्ल खाने खुलवाकर लाल मार्केट को बढ़ावा देती है और विदेशों में बीफ निर्यात करती है। यही कंपनी एक तरफ नशा मुक्ति केंद्र के नाम पे सरकार खुद नशा मुक्ति के नाम पर देश का पैसा बर्बाद करती है और दूसरी तरफ दारू के ठेके खोलती है। इस पर कैसे विश्वास किया जाएगा? अरे जिस पे उसकी पत्नी ने भरोसा नहीं किया, हम भी भरोसा नहीं कर सकते। माफ कर दो। चुनाव तो अपनी जगह है, जिन लोगों को हमने चुना था, अब उन्हें हम चुन कर निकालेंगे और चुन कर बताएंगे कि उनकी औकात क्या थी। सेवा करने आए थे ना, उनसे सेवा करवाएंगे। सेवा निःशुल्क होती है, सेवा पैसे में नहीं होती, ये सुन लीजिए। अगर सेवा करने वाला, आज मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर सेवा चल रही, इसे कहते हैं लंगर सेवा। अगर लंगर सेवा चलने के बाद अगर वो ये कहे लाओ 5 रुपए, तो वो धंधा हो जाएगा, जैसे रेस्टोरेंट चलते हैं। तो भाई
इतना ही अगर इन्हें सेवा करना है, हमने पीले चावल नहीं दिए थे विधायक सांसद बनने के लिए, आपको सेवा करना है तो निःशुल्क कीजिए। ये पेंशन किस बात की ले रहे हैं, ये तनख्वाहें किस बात की ले रही है, ये सेवा नहीं है, ये तो व्यापार चल रहा है। और खुले मन से राजनीति को कहना चाहिए कि हम व्यापार कर रहे हैं, ये व्यापार कर रहे हैं, ये लोग व्यापारी लोग हैं। ये काला कानून वापस ले लीजिए, देश के किसान को बचा लीजिए, अन्यथा मुझे नहीं पता बाद में क्या दिशा जाएगी, लेकिन ये जरूर है इंकलाब आ जाएगा, क्रांति आ जाएगी। और मैं जो बार बार कह रहा हूं, इतने क्रांतिकारी इस आंदोलन से बन चुके हैं कि आंदोलन अब थमने वाला नहीं है, जिला और पंचायत स्तर पर जाके चलेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि गोरिल्ला वॉर शुरू हो जाए। क्रांतिकारी आदमी हो, क्रांति का मतलब होता है व्यक्ति द्वारा व्यक्ति पर हो रहे शोषण को रोकना। तो मैं रोक कर रहूंगा, इसलिए मैं कहूंगा आज कि इस शोषण को रोकने के लिए क्रांति की आवाज को मजबूत करना है। आरएसएस द्वारा चलाई गई दो शाखाएं, जो एक धर्मनिरपेक्षता के नाम पे सरकार चला रही है और दूसरी धर्म के नाम पे, ये वो दो शाखाएं कांग्रेस और भाजपा। तो मैं कहूंगा कि अब इंसान द्वारा इंसान पर किए जा रहे शोषण को रोकना है तो क्रांति लाना होगी। देश क्या मांगे हम ला के रहेंगे। अब किसान की आवाज, अब इंसान का जुल्म हटेगा, अब लेके रहेंगे।